नया चैप्टर रेस्पायरेशन इन प्लांट स्टार्ट करेंगे और वेटेज सभी चैप्टर का बताते हैं। तो इसका वेटेज 2 क्वेश्चन का है। कभी कभार 2 से ज्यादा 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी एक ही क्वेश्चन आता है। जैसे इस बार एक ही सवाल आया, तो ये हो जाता कभी 1, कभी 2, कभी 3 आ जाते हैं। इस चैप्टर में या कोई भी चैप्टर एनसीईआरटी का हो, हमेशा बगैर हेडिंग के पैराग्राफ लिखा रहता है। यहाँ भी लिखा है और बहुत ज्यादा लिखा है। पूरा वो पन्ना खत्म हो गया, फिर पूरा ये पन्ना खत्म हो गया, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। ये हेडिंग इंट्रोडक्शन में ही है, ये भी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, अभी इंट्रोडक्शन चल ही रहा है, अब जाके खत्म हुआ यहाँ से। तो इनका 3 पेज का इंट्रोडक्शन है, 6 पेज का चैप्टर है और 3 पेज का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आधे में तो इंट्रोडक्शन लिख रखा है इन्होंने। अगर हटाने था इनको तो इसके आगे सब हटा देते। मतलब अच्छे अच्छे चैप्टर में काम काम की चीजें हटा दिए हैं और फर्जी चीजें यहाँ रख दिए हैं। फिर भी चलो दिया है तो सुन लेते हैं, थोड़ा 4-6 लाइनें लिख भी लेते हैं। और सवाल भैया गारंटी का कुछ है नहीं, कहीं से भी उनका मूड घूम जाएगा, कहीं से भी कोई सवाल पूछ लेंगे, तो यहाँ से भी पूछ लेंगे। अभी तक नहीं पूछा है कभी, लेकिन पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चैप्टर का नाम डालें, इंट्रोडक्शन, और कहानी सुने। तीन पन्ने का इंट्रोडक्शन है इनका। इंट्रोडक्शन का जो पहला पैराग्राफ है, अगर आप यहां तक पढ़ेंगे, केवल क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं। क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या खाना खाते हो? हाँ। क्यों खाते हो? अच्छा। क्या वो भी खाते हैं? हाँ। फिर वो कहाँ से लाते हैं? कैसे बनाते हैं? क्या बैक्टीरिया भी खाते हैं? क्या सांस लेते हो? तो हाँ। क्यों लेते हो? वो कैसे लेते होंगे? उनके पास बैटरी आर्गन नहीं है। ऐसे बेफर्जी के यहाँ सवाल दिया है। लिखा है परेशान ना हो, केवल पूछे ऐसे ही, बस पूछने के लिए। यहां से यहां तक क्या दिया है? सवाल दिया है। यहां तक भी सवाल ही दिए हैं। रियल में इस जगह शुरू होता है। ठीक है, तो क्या कहानी शुरू की गई देखो। एक लाइन यहां काम की है, तो 4-5 बातें पहले सुन लेते हैं, फिर उनको हम जैसे लिखें वैसे लिख लीजिएगा। दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबकी एनर्जी की नीड है। सबको एनर्जी चाहिए। काहे के लिए? तो जीवन चलाने के लिए। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, जितना कुछ हमारे शरीर में हो रहा है, जिनको हम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कहते हैं, उन सब में एनर्जी लगती है। तो सवाल पहला यहीं से है कि इन ऑर्गेनिज्म को ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो एनर्जी का एक ही तरीका है कि आप किसी मॉलिक्यूल को तोड़िए और उससे एनर्जी निकालिए और उसका इस्तेमाल करिए। तो मॉलिक्यूल को तोड़ के एनर्जी निकालोगे, उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा किसी मॉलिक्यूल का। जिस मॉलिक्यूल को तोड़ोगे, वो कैसे तोड़ोगे, क्या होगा, अभी आगे देखेंगे। दूसरा सवाल, अब वो जो मॉलिक्यूल आप तोड़ने जा रहे हो, जिससे एनर्जी निकालने जा रहे हो, वो लाओगे कहां से? तो भाई मॉलिक्यूल खाएंगे, डाइजेशन करेंगे, फिर वो मॉलिक्यूल हमारे सेल के अंदर पहुंचेगा, फिर तोड़ा जाएगा। तो जब खाओगे तब न तोड़ा जाएगा। और खाओगे क्या? फूड। फूड कहां से लाओगे? तो फूड का एक ही सोर्स है, प्लांट। प्लांट से ही हमको क्या मिलेगा? एनिमल को तो फूड कहां से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा। तो प्लांट को कहां से मिलेगा? सन से मिलेगा, वहां रखा है, है? सनलाइट की मदद से वो बनाएंगे। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएंगे और हम लोग उसी का क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ठीक है, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो फोटोसिंथेसिस तो उसकी लीफ में होगी, लेकिन प्लांट का स्टेम फिर कैसे पाएगा? प्लांट का रूट कैसे पाएगा? इसका मतलब यह है कि पूरे प्लांट में भी केवल कुछ ही हिस्सा है जहां फूड बनेगा। बाकी जिस जो नॉन ग्रीन पार्ट होगा, उसको भी तो फूड चाहिए, तो ट्रांसलोकेट करना पड़ेगा। और हम लोगों के पास तो बिल्कुल है नहीं, लेना ही है। अब कैसे लोगे? या तो पौधा ही खा जाओ तो हर्बीवोरस कहलाओगे, लेकिन पौधा ना खाओ, पौधे को खाने वाले को खा जाओ तो कार्निवोरस कहलाओगे। और फिर सब जब मर जाएं तो डेड बॉडी खा जाओ तो सैप्रोफाइट कहलाओगे। तो दूसरे से लेने के 3 तरीके हैं, या तो हर्बीवोरस बन जाओ, या तो कार्निवोरस बन जाओ, या तो सैप्रोफाइट। जैसे फंजाई क्या है? सैप्रोफाइट है। खाना स्वयं बनाएंगे तो ऑटोट्रॉपिक, और अगर दूसरे से लेंगे हेट्रोट्रॉपिक। बनाएंगे तो प्लांट आएंगे, इवन ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया भी तो आएगा। और नहीं बनाएंगे तो एनिमल आएंगे या फंजाई आएगा।
बस एनिमल क्या होंगे, या तो कार्निवोरस या तो हर्बीवोरस, और फंजाई क्या होंगे, सेप्रोफाइट। पहले इतनी कहानी लिखो, फिर थोड़ा और सुनाएंगे, फिर लिखाएंगे। तो चैप्टर का नाम रेस्पायरेशन इन प्लांट। चैप्टर का नाम गलत है। क्या ये एनिमल में नहीं होता है? यही सेम घटना एनिमल में होती है, तो वास्तव में रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म होना चाहिए था। अब प्लांट में दिया तो प्लांट में पढ़ो, कोई बात नहीं। हम कहे काट दें, एनसीईआरटी में जो दिया वही लिखा रहेगा। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन देखो। जो लिख रहे हैं उसको लिखते चलो, हम दोबारा सुनाते रहेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म की नीड है एनर्जी की। क्यों? फॉर एक्टिविटी ऑफ लाइफ। अब ये एनर्जी मिलेगी कहां से? ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल, या कहां से मिलेगी? फूड से मिलेगी। ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ये वो लोग हैं जो खाना बनाएंगे, सिंथेसिस करेंगे आप फूड, और कैसे करेंगे? फोटो सिंथेसिस। और उसमें करेंगे क्या भाई? लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे और ग्लूकोज वगैरह बना लेंगे। ये कौन करेगा? तो ये काम करेंगे ग्रीन प्लांट और करेंगे साइनो। लेकिन ग्रीन प्लांट में भी कहां होगा? ओनली एट ग्रीन पार्ट। जो नॉन ग्रीन पार्ट होगा उसको भी क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलोकेट करना पड़ेगा। अब आ जाओ हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में दो लोग आएंगे, ये नहीं बनाने वाले लोग होंगे। नॉट सिंथेसिस। इसमें आएंगे कौन? एनिमल और फंजाई। बस एनिमल दो कैटेगरी के होंगे, एक होंगे हर्बी और दूसरे होंगे कार्नी। वो रस। जबकि फंजाई कैसी होगी? सैप्रोफिटिक। ये सब जनरल कहानी लिखी है, इसको हम लोग लिख लेते हैं और कोशिश करिए जितनी जल्दी भूल जाइए उतना बढ़िया।
याद नहीं रखना है इसको। आगे बढ़े। तो चाहे ऑटोट्रॉफिक हो चाहे हेट्रोट्रॉफिक हो, दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल को तोड़ के एनर्जी निकालेंगे। अब वो चाहे स्वयं बनाए हो और चाहे किसी दूसरे ने बनाया हो। न फोटोसिंथेसिस होती तो न रेस्पायरेशन होता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हुई तभी तो मॉलिक्यूल बना है, उसी को रेस्पायरेशन में तोड़ेंगे। आगे बढ़े। साइड में लिखो सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन, देखो इसका क्या मतलब है। यही वो मैकेनिज्म है टू ब्रेक डाउन या ऑक्सीडाइज सब्सटेंस टू रिलीज क्या, एनर्जी। अच्छा, एनर्जी रिलीज करके क्या करेंगे? तो इस एनर्जी का इस्तेमाल करके एटीपी बना लेंगे। कौन सा सबस्ट्रेट है जो ऑक्सीडाइज होगा? तो इसे कहते हैं रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। सवाल यह है कि रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के नाम पर सबसे बढ़िया ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट होगा, नहीं तो प्रोटीन तोड़ लीजिए, नहीं तो फैट तोड़ लीजिए, और ना मिले तो ऑर्गेनिक एसिड तोड़ लीजिए। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? तो कोई ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको तोड़ के क्या निकाला जाए, एनर्जी निकाली जाए, तो उसका नाम क्या होगा? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब एनर्जी निकालेंगे कैसे ये देख लो। तो सेलुलर रेस्पायरेशन में जो ब्रेकडाउन होता है, जरा रुक जाओ, किसी भी मॉलिक्यूल से एनर्जी निकालने का दो तरीके हैं। पहला तरीका है एक ही बार में पूरा मॉलिक्यूल तोड़ दीजिए और जितनी एनर्जी निकलनी है निकल आए। अब उस एनर्जी को आप संभाल पाओ न संभाल पाओ अलग मसला है, एक बार में तोड़ दिया। एक तरीका है कि मॉलिक्यूल को कई स्टेप में तोड़िए। जब कई स्टेप में तोड़ोगे तो हर स्टेप में थोड़ी थोड़ी एनर्जी निकलेगी, और जितनी एनर्जी निकलेगी उससे आप एटीपी बनाते चलो, तो एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट नहीं होगी। तो सेल ने यह सीखा है कि किसी भी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन सिंगल स्टेप में नहीं करेंगे, मल्टीपल स्टेप और स्लो ब्रेकडाउन करेंगे, जिससे धीरे धीरे एनर्जी निकलेगी और फिर आराम से उसको हम ट्रैप करेंगे और आराम से एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करते रहेंगे, और बाद में जब आवश्यकता होगी तो उसी एटीपी को तोड़ के एनर्जी निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे। तो ब्रेकडाउन कैसे करेंगे? तो कहोगे नॉट इन सिंगल स्टेप, तो करेंगे किसने? स्लो, और वो भी मेनी स्टेप में करेंगे। तो इससे एनर्जी रिलीज होगी और उसी से क्या बनाएंगे? एटीपी। और एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी। क्यों भाई? करेंसी का मतलब होता है जब चाहो तब इस्तेमाल कर सको। तो एटीपी को जब चाहेंगे तोड़ेंगे, एनर्जी निकालेंगे, इस्तेमाल करेंगे।
जैसे मान लेते हैं कि कोई मॉलिक्यूल ए है, तो ए को पहले बी में तोड़ देंगे, बी को सी में, और सी को डी में, और डी को ई में। फिर क्या होगा, हर स्टेप में थोड़ी थोड़ी एनर्जी, हर स्टेप में थोड़ी थोड़ी एनर्जी क्या करती जाएगी, निकलती जाएगी। तो हम आसानी से क्या कर पाएंगे, उस एनर्जी को यूज कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। सिंगल स्टेप में क्या खास बात है, तो जो एनर्जी होगी वो वेस्ट हो जाएगी एज हीट। तो बड़ी मुश्किल से फोटोसिंथेसिस किया गया, फिर किसी को मारे, खाए, डाइजेशन किए, सेल के अंदर पहुंचे, एक ही बार में तोड़ दिए, सारी मेहनत बेकार गई। तो एक बार में नहीं तोड़ना है, आराम से धीरे धीरे तोड़ेंगे तो धीरे धीरे एनर्जी निकलेगी। जैसे किसी मोटरसाइकिल कार में टंकी होती है, उसमें पेट्रोल भरा है, तो क्या टंकी में आग लगा देते हैं कि उड़ जाए गाड़ी? ऐसे तो होगा नहीं। क्या होता है, एक एक बूंद उसमें से पेट्रोल निकलता है, और एक एक बूंद पेट्रोल तोड़ा जाता है, तब क्या रहता है, बहुत देर तक चलती है। वरना एक साथ अगर आग लगा दोगे तो क्या होगा, क्या उस एनर्जी को संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। वही हाल यहां भी है। ऑर्गेनिज्म दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं एरोबिक। मतलब क्या है, मतलब है कि ब्रेक डाउन करो विद ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन करोगे तो क्या कहे जाओगे, एरोबिक कहे जाओगे। और एक होंगे एनएरोबिक। वो ब्रेक डाउन करेंगे विदाउट O2 या इन एब्सेंस ऑफ O2। ठीक है। अब बस एनाएरोबिक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फैकल्टेटिव और एक होते हैं ऑब्लिगेटरी। रुक जाओ। जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है, कोई ऑर्गेनिज्म है, लिखो नहीं, और वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर रहा था, तब तक ऑक्सीजन खत्म हो गई। तो कहा कोई बात नहीं, आज से अपना नाम हम बदल लेते हैं और क्या रख लेते हैं, एनाएरोबिक। और फिर एनाएरोबिक शुरू कर दिया, तब तक देखा फिर से O2 आ गई, फिर से नाम बदल लिया, क्या हो गए, एरोबिक। तो ऐसे एनाएरोबिक जो वास्तव में तो एरोबिक थे, ऑक्सीजन नहीं थी, तो उतनी देर क्या हो गए, एनाएरोबिक हो गए। यही वाले फैकल्टेटिव होते हैं। अच्छा, दूसरे होते हैं ऑब्लिगेटरी। एनाएरोबिक थे और एनाएरोबिक हैं और एनाएरोबिक ही रहेंगे, चेंज हो करके क्या नहीं बनेंगे, एरोबिक में चेंज नहीं होंगे, वो ऑब्लिगेटरी है। तो इन्होंने कहा शर्त है, हमको अगर चाहते हो कि हम ऑक्सीडेशन करें, ब्रेक डाउन करें, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑब्लिगेटरी है। किनके लिए, इनके लिए। और ये लोग कहते हैं क्या, ऑक्सीजन दोगे तो हम कैसे करेंगे, ऑक्सीजन के साथ करेंगे, और नहीं दोगे तो हम बिना ऑक्सीजन के कर लेंगे। तो ये कौन लोग हैं, ये बिकम एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ O2। और ये कौन लोग हैं, ये एनाएरोबिक थे, एनाएरोबिक हैं और एनाएरोबिक ही रहेंगे। ऑलवेज रिमेन क्या, एनाएरोबिक। यहां एब्सेंस ऑफ O2 क्या है, ऑब्लिगेटरी फॉर ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन के लिए अनिवार्य है। तो उल्टा हो गया क्या,
सही तो है। ये एरोबिक हो जाएंगे किसके प्रेजेंस में, हैं किसमें, एनारोबिक। खोलो और कुछ लाइनें अंडरलाइन कर लो, बाकी बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन, उसका कोई मतलब नहीं है। एक लाइन ये अंडरलाइन कर लो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए एनर्जी काहे के लिए, फॉर डेली लाइफ एक्टिविटी जैसे एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, इवन ब्रीदिंग। फिर ये क्वेश्चन है, उनका कोई मतलब नहीं है, केवल एक लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। फिर ये अंडरलाइन के लिए अंडरलाइन ही है, सभी एनर्जी जो रिक्वायर है लाइफ प्रोसेस के लिए वो कहां से मिलेगी, ऑक्सीडेशन ऑफ मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल, जिनको हम कहेंगे क्या, फूड। और ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया प्रिपेयर करेंगे क्या, अपना फूड, किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस। तो ये 2-3 लाइनें अंडरलाइन कर लीजिए। बाकी जनरल कहानी वही जो बताए हैं कि हाँ ऑटोट्रॉफिक क्या होगा, हेट्रोट्रॉफिक क्या होगा, एनिमल किसमें आएंगे, हेट्रोट्रॉफिक। बाकी जनरल कहानी है सब वही कि ग्रीन पार्ट, नॉन ग्रीन पार्ट। हाँ अगर सीधे प्लांट से ले लोगे तो हर्बीवोरस, सीधे नहीं लोगे तो कार्निवोरस, नहीं तो सेप्रोफाइट, कौन, फंजाई। कहां से लेंगे, डेड और डिके। फिर क्या आ जाएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, तो हाईलाइट करो यहां से हाईलाइट करो। सेलुलर रेस्पिरेशन वो मैकेनिज्म है ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी, और ट्रैप करो एनर्जी और बनाओ क्या, एटीपी। ये है सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर कह रहा है फोटोसिंथेसिस जो क्लोरोप्लास्ट में होती है, तो फिर ब्रेकडाउन कहाँ करोगे, या तो साइटोप्लाज्म करेंगे या तो माइटोकॉन्ड्रिया, और ब्रेकडाउन करेंगे ऑक्सीडेशन के द्वारा तो एनर्जी निकलेगी, इसी को हम कहेंगे क्या, रेस्पिरेशन। फिर हाईलाइट करो यहाँ से, वो कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, उनका नाम। और रोजमर्रा की जिंदगी में किसका इस्तेमाल करते हो, नहीं तो फिर क्या करोगे, प्रोटीन, फैट, या किसका, ऑर्गेनिक एसिड। ये 3 लाइन और अंडरलाइन कर लो। ऑक्सीडेशन के दौरान सारी एनर्जी निकलेगी, क्या उसको इस्तेमाल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो क्या सिंगल स्टेप में निकालोगे, नहीं निकालोगे। करोगे क्या, स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन कराओगे और धीरे धीरे क्या बनाओगे, एटीपी बनाते जाओगे। एटीपी को हम कहते क्या हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं। ये देखो मैंने यहां लिख दिया है। ठीक, बस इतनी कहानी इसमें अंडरलाइन करनी थी, बाकी सब कहानी ही है। फिर हेडिंग है, डू प्लांट ब्रीथ, क्या पौधे सांस लेते हैं, कहोगे यस। हेडिंग डालो, प्लांट ब्रीथ। यहां भी फर्जी कहानी बहुत सारी दी है। बताएंगे कहां से रियल में चैप्टर शुरू होगा, जहां शुरू होगा वहां से चुन चुन के पढ़ेंगे, फिर कुछ नहीं छोड़ेंगे। अभी तक आया नहीं है, हम तो बनाएंगे। एग्जाम में कम आए हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वाला जो पॉइंट है वो आगे फिर लिखा हुआ है। प्लांट ब्रीथ सुन लो जरा, क्या पौधे सांस लेते हैं, कहोगे हाँ। जैसे कहोगे हाँ वैसे पूछेगा प्लांट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहाँ है, तो कहोगे ना। तो जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं तो फिर सांस लेते कैसे हैं, तो कहोगे 2 ऑप्शन है, एक स्टोमेटा और एक लेंटी सेल्स। स्टोमेटा कहाँ है, लीफ पर, और लेंटी सेल कहाँ है, स्टेम पर। ठीक है, चलो लीफ की व्यवस्था हो गई, स्टेम की व्यवस्था हो गई। प्लांट तो बहुत लंबा होता है, 10 फीट पता लगा जमीन के नीचे गड़ा हुआ है और 50 फीट जमीन के ऊपर निकला है। इतना लंबा प्लांट है और बगैर रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम कैसे चल रहा है। तो कह रहा प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन ना होने के 3 कारण हैं। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, इसके 3 कारण है। एक कारण ये दिया है, एक कारण ये दिया है, और एक कारण ये दिया है। अभी पढ़ा देंगे। 3 कारण है, कौन कौन से देखो।
पहला कारण है कि प्लांट में ये नहीं है कि ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है। ऑक्सीजन की डिमांड उतनी है नहीं। क्यों? एक तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है, वो काम आती है। दूसरा, ज्यादा एक्सचेंज लीफ को करना होता, उसके पास स्टोमेटा है ही। दूसरा, प्लांट में ये नहीं है कि कोई एक आर्गन बाहर से एयर लाए और सारे आर्गन को दो। हमारी बॉडी में क्या है, लंग्स एयर लाए और फिर सारे में सप्लाई हुई, तो सब लोग डिपेंडेंट है ना लंग्स पर। ऐसा तो है नहीं कि हार्ट अपना रेस्पिरेशन कर रहा है, लंग्स अपना कर रहा है, लिवर अलग न कर रहा है, किडनी अलग कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। प्लांट में क्या है, सब लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले रखी है। जिसको ऑक्सीजन चाहिए वो अपनी व्यवस्था करे, किसी दूसरे से कोई नहीं लेगा। इसी नाते प्लांट में ट्रांसपोर्ट बहुत नहीं होता है, जबकि एनिमल में बहुत ज्यादा O2 CO2 ट्रांसपोर्ट होता है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की वहां आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सब लोग अपना अपना ध्यान देंगे। अच्छा, कैसे? जो लोग सरफेस पे हैं, मान लेते ये प्लांट है, ये सरफेस है, तो सरफेस तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है ना, तो सीधे यहीं से मिल जाएगी। लेकिन जो अंदर है वो तो अंदर वाले बोलते हैं हमको चाहिए ही नहीं ऑक्सीजन। क्यों? हम तो परमानेंट मरे हुए हैं, अंदर का पार्ट तो मरा हुआ है, डेड है, तो क्या उसको चाहिए? नहीं चाहिए। अंदर वाले को चाहिए नहीं और बाहर वाला बाहर के कांटेक्ट में है, इसी नाते रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बहुत आवश्यकता नहीं है। यहाँ अंदर CO2 यूज होती है, O2 बनती है, इसी नाते बहुत ज्यादा पर्पज भी नहीं है, O2 बन ही रही है, काम चलते रहेगा। तो बहुत ज्यादा नीड किसकी नहीं है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की नहीं है। तो आप पहले पॉइंट 3-4 लिख लेंगे, फिर इसको भी पढ़ लेंगे। लिखिए, लिखिए यस प्लांट ब्रीथ, प्लांट सांस लेते हैं। वो पॉइंट हम 3 लिखा दें, बाकी कहानी भी पढ़ लीजिएगा। यस प्लांट ब्रीथ, यस प्लांट ब्रीथ बट, यस प्लांट ब्रीथ बट, लेकिन विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। नई लाइन से लिखिए, प्लांट गैसियस एक्सचेंज बाई, प्लांट गैसियस एक्सचेंज बाई, प्लांट गैसियस एक्सचेंज बाई 2 तरीके से होगा। पहला, बाई स्टोमेटा एट लीफ, स्टोमेटा एट लीफ, एंड लेंटिसेल्स, कहां दिया है, ये दिया है, एंड लेंटिसेल्स ऑन स्टेम्स, ऑन स्टेम। नई लाइन से लिखो, फ्रेश पॉइंट, प्लांट breathe without respiratory organ because, plant breathe without respiratory organ, without respiratory organ because, because पर एरो करें 1 2 3 लिखना है। पहला, पहला कारण लिखो, each plant part, each plant part take care own exchange, take care own, अपना OWN, own exchange। सभी पार्ट अपनी अपनी व्यवस्था करते हैं, जाते नहीं चाहिए। नंबर 2, very little need of gaseous exchange, ज्यादा चाहिए ही नहीं, very little need of gaseous exchange। तीसरा, इनर पार्ट डेड है, इनर पार्ट डेड ओनली फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, ओनली फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। यहां से लेकर के और यहां तक पढ़ डालिए,
काम का हमने आपको लिखा दिया है, पढ़ो। मेन हेडिंग डालें सेलुलर रेस्पायरेशन, और यहीं से हमको डिटेल में ढंग से पढ़ना है। अब जितना लिखेंगे वो सब याद रखना है, ठीक। पहला सवाल ये है कि जो ऑक्सीडेशन है, ग्लूकोज का, इसको कंबसन भी कहेंगे। और कैसे होता देखते हैं। तो ग्लूकोज क्या है, C6H12O6। ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कितने, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लगेंगे। तो क्या बनेगा, 6CO2, 6 वाटर, और ढेर सारी क्या निकलेगी, एनर्जी। इसी एनर्जी को ट्रैप कर लेंगे और इसी से क्या बना लेंगे, एटीपी बना लेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 6 ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या निकलेंगे, 6 CO2। ये जो वाटर निकला है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है। अगर ये ज्यादा है तो ये वेस्ट की तरीके से है, वरना इसका भी क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो ये जो वाटर निकलता है इसका कुछ एनिमल इस्तेमाल कर लेते हैं, वरना ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि कितने स्टेप होंगे, इतना लिख लो पहले। साइड हेडिंग डालें स्टेप्स ऑफ रेस्पायरेशन, और यहां से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। पिछली बार जो स्टेप में लिखाएंगे उसी से क्वेश्चन आया है। स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन। अभी लिखेंगे नहीं, सुनेंगे। पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस, या इसी का दूसरा नाम ईएमपी पाथवे। बेटा लिखे नहीं, सुनेंगे केवल। इसका नाम ईएमपी क्यों है, क्योंकि 3 वैज्ञानिक हैं, एम्बिडेन, मेयरहाफ और बर्नस, तो उसी चक्कर में इनका नाम ईएमपी पाथवे हो गया। पहला सवाल ये है कि कहां होता है। साइटोप्लाज्म में होता है, और सबसे खास बात है कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसका मतलब ये एनाएरोबिक ब्रेकडाउन हुआ, किसका, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, और लिसिस का मतलब तोड़ना। तो अगर ग्लूकोज तोड़ो बिना ऑक्सीजन के, तो नाम क्या रखना पड़ेगा, ग्लाइकोलिसिस रखना पड़ेगा। कहां होती है, साइटोप्लाज्म। वो भी कैसे होती है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा जो स्टेप होता है उसे कहते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन अभी आगे ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, लिखो नहीं, सुन लो। अभी मैचिंग में है, पिछले साल ये मैचिंग, नाम मैचिंग में आ गए हैं। लिंक रिएक्शन का काम यह है कि जो ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बनेंगे, उससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएंगे। भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो वहां वास्तव में करते क्या है, वहां एक CO2 निकालते हैं, इसी नाते इसका दूसरा नाम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये आया हुआ सवाल है, ऑक्सीडेटिव
डी कार्बोक्सिलेशन होता कहाँ है? तो एट मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और कब होगा? इन प्रेजेंस ऑफ O2। अभी लिखो नहीं, लिखने का टाइम देंगे। तीसरा है क्रेब्स साइकिल, या इसका दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल, या इसी का नाम TCA साइकिल है। कहां होती है? मैट्रिक्स ऑफ, और ये भी इन प्रेजेंस ऑफ O2 होती है। अगर O2 नहीं होगी तो फिर क्रेब साइकिल नहीं चलेगी। चौथा जो स्टेप है वो है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इसका दूसरा नाम पिछले साल आया, मैचिंग में था ये। इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन वही जब ATP बनता है। कहां होता है बेटा? एट इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इनर मेम्ब्रेन पर पाई जाती है क्रिस्टी। और यह भी किसके प्रेजेंस में होता है? प्रेजेंस ऑफ O2। तो कितने स्टेप हो गए? 4। पहले क्या करेंगे? ग्लाइकोलिसिस करेंगे, फिर लिंक रिएक्शन चलाएंगे, फिर क्रेब साइकिल चलाएंगे, और फिर ETS चलाएंगे, और हमको ढेर सारे फिर ATP मिलेंगे। यहीं से हमको क्या मिलने वाले हैं? ATP की क्या होनी है? सिंथेसिस होनी है। ये वो स्टेप है जो साइटोप्लाज्म में होगा, ये दो वो स्टेप हैं जो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे, और ये वो स्टेप है जो इनर मेम्ब्रेन पे होंगे। इसमें से ये वो स्टेप है जो ऑक्सीजन के बगैर हो सकता है, और ये बिना ऑक्सीजन नहीं होंगे। इतना लिखो पहले। पहला सवाल, ग्लाइकोलिसिस अभी आगे पढ़ेंगे 10 स्टेप में होती है, और जितने स्टेप उतने एंजाइम। तो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहां पाए जाते हैं? खत्म। जैसे बताओगे दूसरा पूछेगा, क्रेब साइकिल के एंजाइम कहां पाए जाते हैं? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ETS के एंजाइम कहां पाए जाते हैं? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। दूसरा, इसमें से कौन सी प्रोसेस है जो एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म में हो जाएगी? ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी, जो कि एनाएरोबिक कंडीशन में हो जाती है। कौन सी प्रोसेस है जो एरोबिक में होगी? चारों होंगे। ग्लाइकोलिसिस भी होगी, क्रेब साइकिल भी होगी, लिंक भी होगा, ETS भी होगा। तो कौन सी प्रोसेस है जो सभी ऑर्गेनिज्म में हो ही जाएगी, चाहे एरोबिक हो चाहे एनाएरोबिक? एरोबिक होगा तो भी हो जाएगी, और एनाएरोबिक होगा तो भी हो जाएगी। कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो एरोबिक एनाएरोबिक सभी ऑर्गेनिज्म में हमको देखने को मिलेगी? आंसर क्या देंगे? ग्लाइकोलिसिस। और कौन सी जो केवल एरोबिक में मिलेगी? तो यही केवल एरोबिक मिलेंगे, एनाएरोबिक में नहीं मिलेंगे। 6 क्वेश्चन है। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहां? साइटोप्लाज्म। क्रेब साइकिल के एंजाइम कहां? मैट्रिक्स। और ETS के एंजाइम कहां? इनर मेम्ब्रेन। कौन सी प्रोसेस है जो एनाएरोबिक में होगी? कौन सी प्रोसेस है जो एरोबिक में होगी? ग्लाइकोलिसिस भी होगी, सारे होंगे। कौन सी प्रोसेस है जो सब में होगी? तो फिर आंसर क्या देंगे? ग्लाइकोलिसिस। लिखो। एंजाइम
ऑफ ग्लाइकोलिसिस कहाँ? एट साइटोप्लाज्म, एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल कहाँ? एट मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। खूब सवाल आता है, क्रेब्स साइकिल के उस एंजाइम का नाम बताओ जो मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है। एक ही है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। पाया कहां जाता है? मेम्ब्रेन पे आ जाता है। एंजाइम ऑफ ईटीएस, इमर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फिर बदल गए सवाल, प्रोसेस इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म बताओ। तो कहोगे ग्लाइकोलिसिस। ओनली, ये कोई और हो जाएगी। प्रोसेस इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो गया आल। ग्लाइकोलिसिस एंड अदर सब हो जाएंगे। प्रोसेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ग्लाइकोलिसिस।